नमस्कार सभी वैद्यों को। आयुष संगम विद्यापीठ क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज अपन चरक संहिता परिचय पढ़ेंगे और किसी भी काम को करने से पहले हमें मंगलाचरण की हमारे आयुर्वेद में परंपरा है और हम भी उस परंपरा को निभाते हुए मंगलाचरण से हमारा क्लास की शुरुआत करते हैं। एक बड़ा सुंदर ही राम दरबार लगा है जिसमें हमारे प्रथम में पूज्य भगवान गणेश जी भी हैं, शिव जी भी हैं और पूरे लगभग ब्रह्मा विष्णु महेश सभी देवी देवता हमारे यहाँ पर हैं। सभी को मैं वंदन करते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूँ, आपकी क्लास को आगे बढ़ाता हूँ और इन सभी भगवानों से मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये हमारी पठन पाठन की जो परंपरा है उसको सुगम बना दें, आसान कर दें, आपको उन्नति दें और आपका बहुत अच्छे कॉलेज में सिलेक्शन हो जाए। 2 मिनट हमारे जो भगवान धन्वंतरी हैं उनकी हम वंदना करके अपना चरक प्रवेश की क्लास चालू करते हैं। नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्यं लोके जरारुक्वः मृत्युनाशं धातारमीशं विविधौषधीनां नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं। ठीक है, आज अपन अब आगे क्लास चालू करते हैं। चरक संहिता का परिचय। चलिएगा, ये चरक संहिता का परिचय जो आपको स्लाइड दिख रही है, ये मैंने शंकर लाल बुर्डक जी की एक बहुत अच्छी किताब है। आप लोग भी इस किताब को पढ़ सकते हैं, आपको पढ़ना चाहिए चरक का क्विक रिवीजन करने के लिए। तो क्योंकि चरक संहिता का परिचय मुझे इसमें बहुत अच्छा लगता है और इसको पढ़ने के लिए भी और पढ़ाने के लिए भी मैं फॉलो करता हूँ। लेकिन संहिता तो जो है अपन संहिता से ही पढ़ेंगे, लेकिन बीच बीच में शंकरलाल बुर्डक जी की मदद से जो चीजें महत्वपूर्ण है वो मैं आपको बताते जाऊंगा। आप लोग भी इसे परचेज कर सकते हैं अपने रिवीजन के लिए या क्विक स्टडी करने के लिए। चलिएगा, आज अपन अपना टॉपिक चालू करते हैं। तो सबसे पहले चरक संहिता में जो प्रवेश करने के लिए चरक संहिता में जो परिचय है वो वहां से चालू होता है कि महर्षि पुनर्वसु आत्रयोपदिष्टा, महर्षि पुनर्वसु आत्रयोपदिष्टा, अर्थात महर्षि पुनर्वसु आत्रेय ने इसका उपदेश दिया। उपदेष्टा कौन है? महर्षि पुनर्वसु। श्रीमद अग्निवेश प्रणीता, श्रीमद अग्निवेश प्रणीता, अर्थात अग्निवेश ने इसका प्रणीता यानी लिखने का काम किया। तो पुनर्वसु आत्रेय उपदेष्टा मतलब आत्रेय ने इसका उपदेश दिया और भगवान या श्रीमद अग्निवेश ने इसका क्या किया? प्रणीता यानी को लिखा। फिर आगे बोलते हैं कि चरक दृढ़ बल प्रति संस्कर्ता, और चरक और दृढ़ बल हमारे प्रति संस्कर्ता हुए। इन्होंने आगे प्रति संस्करण किया। कैसे कैसे किया वो अपन आगे नेक्स्ट स्लाइडों में पढ़ेंगे। चलिएगा अपन इसको अब कंप्लीट करते हैं, बहुत इंपोर्टेंट है। बीएचयू 1993 और कई बार ये बीएचयू 2013 1988 में कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं। इसको समझते हैं क्या कहना चाह रहे हैं आचार्य। चलिएगा, सबसे अपन देखते हैं कि भाई महर्षि पुनर्वसु जो आत्रेय थे, महर्षि पुनर्वसु आत्रेय ये उपदेष्टा हैं या मूल उपदेष्टा है। इनको क्या बोलेंगे? उपदेष्टा या मूल उपदेष्टा अपन बोलेंगे। उपदेष्टा या मूल उपदेष्टा कौन हो गए? आत्रेय पुनर्वसु। आत्रेय पुनर्वसु इनका काल क्या था? 1000 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व क्या होता है भाई? दो चीजें चलती हैं, आप लोगों ने देखा होगा, एसी एंड बीसी। ठीक है, तो ये ईसा पूर्व और ईसा पश्चात। ईसा पूर्व का मतलब होता है जो ईसा मसीह का जन्म के पहले की जो घटनाएं हैं, पहले के जो इवेंट हैं, उन्हें बोलते हैं ईसा पूर्व। और जो ईसा के जन्म के पश्चात जो घटनाएं या इवेंट होंगे इतिहास में, हमारे हिस्ट्री में, उन्हें हम बोलते हैं ईसा पश्चात। तो महर्षि जो हमारे पुनर्वसु थे, उन्होंने जो उपदेश दिया वो 1000 ईसा पूर्व बोला। आज के परिप्रेक्ष्य में अगर मैं बात करूं
आज के परिप्रेक्ष्य में 2023 का मतलब क्या हुआ? 2023 का मतलब हुआ कि 2023 साल हो चुके हैं ईसा के जन्म को, और इनसे 1000 साल पहले हमारे आत्रेय पुनर्वसु ने उपदेश दिया। तो टोटल कितना हो जाएगा? 3023। आज के हिसाब से हम देखें तो 3023 साल पहले आचार्य पुनर्वसु आत्रेय ने उपदेश दिया, इसलिए इनको आत्रेय को क्या बोला जा रहा है? उपदेष्टा या मूल उपदेष्टा बोला जा रहा है। आत्रेय पुनर्वसु को 1000 ईसा पूर्व। और इसके बाद हुए तंत्रकर्ता या संशकर्ता, जो अपन ऊपर की लाइन में पढ़े के आए हैं, प्रति श्रीमद अग्निवेश प्रणीता। अग्निवेश प्रणीता का मतलब क्या हो गया? जो अग्निवेश हैं वो तंत्रकर्ता या संस्कर्ता हैं। तंत्रकर्ता या संस्कर्ता जो हमारे अग्निवेश हैं, और इनका काल भी क्या रहेगा भाई? भाई सीधी सी बात है, गुरु और शिष्य यानी अग्निवेश बोल रहे थे और उसको सुनकर अग्निवेश ने लिखा तो दोनों का काल लगभग एक ही होगा, यानी कि 1000 ईसा पूर्व। ठीक है भाई, 1000 ईसा पूर्व अग्निवेश ने आत्रेय पुनर्वसु से सुनकर और ये अग्निवेश तंत्र लिखा। ठीक, एक इंपॉर्टेंट चीज और यहीं पे आप नोट कर लीजिए, इसको उपनिषद काल भी बोलते हैं भाई। इसको क्या बोलते हैं? उपनिषद काल बोलते हैं। ये उपनिषद काल क्या होता है भाई? आप जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि एक वैदिक काल है, और वैदिक काल जो वेद लिखे गए थे वो क्लिष्ट संस्कृत में लिखे गए थे। जन सामान्य को उतनी समझ में नहीं आ रहे थे, तो उनको समझने के लिए, उनको इजी सिंपल करने के लिए वेदों के बाद में उनको समझने के उपनिषद लिखे जा रहे थे। तो ये एक महत्वपूर्ण घटना है हमारे इतिहास में कि उपनिषद काल, ऐसा हम काल को विभाजित करते हैं, वैदिक काल, उपनिषद काल। तो ये उपनिषद काल वही है, उसी समय उपनिषद भी लिखे जा रहे थे, और उसी समय हमारी जो आत्रेय हैं वो भी आयुर्वेद का उपदेश दे रहे थे। तो आयुर्वेद का उपदेश, या अपन कहें कि पृथ्वी पे अवतरण का भी अपन एक नया क्वेश्चन बना सकते हैं कि भाई आयुर्वेद का पृथ्वी पर अवतरण कब हुआ? आत्रेय पुनर्वसु के द्वारा, या आत्रेय पुनर्वसु ने किस समय अपना उपदेश दिया? तो वो उपनिषद काल में आएगा, जो वेदों के बाद जो उपनिषद काल था, उपनिषद बनाए जा रहे थे उस समय। ठीक है, तो उपदेष्टा या मूल उपदेष्टा तो हमारे आत्रेय पुनर्वसु हो गए, इनका 1000 ईसा पूर्व इनका समय था, और तंत्रकर्ता या संस्कर्ता हमारे अग्निवेश हुए, अग्निवेश तंत्र हुआ, उनका काल भी 1000 ईसा पूर्व कहलाएगा। चलिएगा नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब आ जाते हैं प्रति संस्कर्ता कौन होंगे? प्रति संस्कर्ता जिन्होंने दोबारा उसका संस्करण किया, है ना। प्रति संस्कर्ता या भाष्यकार, सिंपल सी बात है, भाष्यकार को आप ऐसे समझिए कि उन्होंने अपनी भाषा में उसका अनुवाद किया है, और ऐसे समझ सकते हैं कि अग्निवेश तंत्र को और सिंपली कर दिया, हमारे लिए इजी कर दिया, है ना। तो वो भाष्यकार है, भाषा में उन्हें परिवर्तित कर दिया। तो ठीक है, क्या बोलेंगे इनको? प्रति संस्कर्ता, क्योंकि ये संस्कर्ता नहीं है। संस्कर्ता तो कौन है? अग्निवेश है। चरक क्या है? प्रति संस्कर्ता है। इन्होंने प्रति करी, उसकी एक और लिपि बना दी, एक और कॉपी बना दी, इसलिए इसको बोल रहे हैं प्रति। प्रति का मतलब होता है कॉपी, क्योंकि संस्कर्ता तो कौन है? अग्निवेश है। तो अग्निवेश के बाद प्रति संस्कर्ता कौन हो जाएंगे? हमारे चरक। और चरक को ही हम क्या बोलेंगे? भाष्यकार बोलेंगे। भाष्यकार का मतलब क्या हुआ? जिन्होंने सिंप्लीफाई किया, अपनी भाषा में लिखा, चरक, है ना। इनका काल क्या हो जाएगा? दूसरी सदी, यानी ईसा के जन्म के लगभग 200 साल पहले, दूसरी सदी में ये अपने चरक रहे, जो हैं अपने प्रति संस्कर्ता हैं। ठीक, एक महत्वपूर्ण बात यहीं पे नोट कर लीजिए, इनका काल क्या था? तो कहा जाता है इनका काल जो था वो शुंग काल था। कौन सा काल था? शुंग काल। अपन अभी देखेंगे ये मौर्य शुंग काल का एक ट्रांजिशन फेज भी थी। इसी समय लगभग मौर्य साम्राज्य शायद समाप्त हो रहा होगा और शुंग काल का आरंभ हो रहा होगा, तो इसे शुंग मौर्य काल या मौर्य शुंग काल भी कहा जाता है। तो आपसे अगर एग्जाम में कभी पूछ लिया जाए कि आत्रेय और पुनर्वसु, आत्रेय और अग्निवेश का काल क्या था, तो वो उपनिषद काल था, और चरक का बोला जाए तो वो शुंग काल था। चलिएगा नेक्स्ट देखते हैं। प्रति के बाद दोबारा से कोई अगर संस्करण करेगा तो उसे द्वितीय प्रति संस्कर्ता बोलते हैं। संस्कर्ता, द्वितीय प्रति संस्कर्ता, प्रथम संस्कर्ता क्या होता है?
तो ये सिंपल सी बात है, ये एडिशन है। जैसे आप लोगों ने भी कई बुक के देखे होंगे, ये फर्स्ट एडिशन है, ये सेकंड एडिशन है, ये थर्ड एडिशन है। वैसे ही मूल संस्कर्ता यानी फर्स्ट एडिशन तो किसने लिखा भाई? अग्निवेश ने। सेकंड एडिशन यानी कि प्रति संस्कर्ता कौन हो गए? चरक। और उसके बाद द्वितीय प्रति संस्कर्ता या ऐसे संपूर्ण कर्ता भी बोलते हैं। संपूर्ण कर्ता मतलब भाई कुछ चीजें मिसिंग थी या कुछ चीजें मूल चीजें नहीं थी, तो हमने क्या किया, उनका संपूर्ण करते हैं, यानी उनको संपूर्ण करने वाले, उनको ऐड करने वाले, पूरक भी कह सकते हैं ना, ऐड कंप्लीट करने वाले संपूरक कौन थे? दृढ़बल। चलो भाई एक और नई चीज देख लो, है ना। दृढ़बल, दृढ़बल कब थे? चौथी सदी में। दृढ़बल में कितने शब्द हैं भाई? 1 2 3 4। तो याद रखने के लिए एक तरीका हो गया कि दृढ़बल जो थे चौथी सदी में थे। चौथी सदी का मतलब क्या हुआ कि ये ईसा के जन्म के 400 साल पहले। अगर मैं आज से बोलूं, लगभग लगभग 1623 साल पहले, यानी द्रवड़ का काल क्या था? 1623 साल पहले, या अपन तो सिंपल सा याद रखें चौथी सदी में रहे। चलिएगा नेक्स्ट अपन देखते हैं कि क्या इसमें इंपोर्टेंट चीज है। चलिएगा चक्रपाणी के अनुसार, चक्रपाणी क्या कह रहे हैं भाई? इंपोर्टेंट है, इसमें थोड़ी सी कंट्रोवर्सी आएगी, है ना। जब आप चरक देखेंगे तो कई जगह कई कई अलग अलग संहिता में या अलग अलग टीकाओं में आपको थोड़ा बहुत चेंजेस मिल सकता है, लेकिन इस चीज को आप ऐसे याद रखेंगे कि चक्रपाणी के अनुसार, या चक्रपाणी क्या कह रहे हैं। तो चक्रपाणी के अनुसार क्या कहा जा रहा है कि चरक द्वारा चिकित्सा स्थान में लिखित, इज वेरी इंपोर्टेंट। चिकित्सा स्थान की अकेली बात कर रहे हैं हम। चिकित्सा स्थान में कितने अध्याय हैं आप लोगों को सबको पता होगा, नहीं तो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ाने ही वाला हूं। तो चिकित्सा स्थान में चरक के 30 अध्याय हैं। टोटल कितने अध्याय हैं? 30 अध्याय हैं। उन 30 अध्याय में से केवल 13 अध्याय चरक द्वारा लिखित हैं, बाकी 17 जो थे वो चरक ने नहीं लिखे। आगे अपन पढ़ेंगे वो किसने लिखे हैं? दृढ़बल ने लिखे हैं। तो चरक द्वारा लिखित चिकित्सा स्थान में 13 अध्याय चरक के लिखे हुए हैं। वो 13 कौन कौन से हैं याद करिएगा। 13 कौन से हैं? 1 to 8, 1 से लेकर 8 अध्याय तक कंटिन्यू में। रसायन, वाजीकरण, जो आपके कंटिन्यू चलेंगे 1 से 8 तक, 1 to 8। ये किसने लिखे हैं भाई? ये चरक द्वारा लिखे गए हैं। इसके बाद में देखेंगे तो 14वां अध्याय अर्श अध्याय, ये किसके द्वारा लिखित है? चरक द्वारा लिखित है। इसके बाद देखेंगे अतिसार, 19वां अध्याय। देखिएगा भाई 14वां अध्याय अर्श अध्याय, 14 के बाद 19वां अध्याय अतिसार, अतिसार के बाद 21 विसर्प, 21 के बाद 24 मदात्य और 25 द्विवर्णीय। यानी कि कौन कौन से चरक ने लिखे हैं? 1 से 8, 14, 19, 21, 24, 25। क्या बोलेंगे भाई? 14, 19। क्या बोलेंगे? 14, 19, 21, 24, 25। नाम देखिएगा, 14 का नाम क्या है भाई? 14वें अध्याय का नाम है अर्श अध्याय। 14वें अध्याय का क्या है? अर्श अध्याय। ठीक। इसके बाद अतिसार, अतिसार कौन सा है? 19वां अध्याय। फिर विसर्प, विसर्प कौन सा है? 21। फिर मदात्य, और मदात्य के बाद में अपना कौन सा आ गया? मदात्य के बाद अपना 25वां अध्याय आ गया द्विवर्णीय अध्याय, द्विवर्णीय अध्याय। ठीक है भाई। तो कैसे याद रखेंगे? 14, 19, 21, 24, 25 ये किसके लिखे हैं? ये चरक के लिखे हैं। बाकी के अपन आगे देखेंगे कि बाकी के जो 17 अध्याय हैं वो कौन लिखने वाले हैं? दृढ़बल लिखने वाले हैं। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, लेकिन यहीं पे छोटी सी एक कंट्रोवर्सी आ गई। परंतु द्विवर्णीय अध्याय में जो पुष्पिका है ना, पुष्पिका क्या होती है? जब अध्याय लिखा जाता है तो उसके अंत में जहां अध्याय समाप्त होता है वहां छोटा सा एक कोटेशन लिखा होगा। आप देखिएगा आज चरक संहिता खोलकर, तो वहां पर उसी को पुष्पिका कहते हैं। परंतु द्विवर्णीय अध्याय की जो पुष्पिका है, अंत में जो लिखा है, वहां पे क्या लिखा है? दृढ़बल द्वारा पूरित बताया गया, यानी कि इसको द्विवर्णीय अध्याय को 25 को, जबकि हम चक्रपाणी के हिसाब से क्या कर बोल रहे हैं कि ये तो चरक ने लिखा था, है ना। क्या बोल रहे हैं? इत्य अग्निवेश कृते तंत्रे चरक प्रति संस्कृते दृढ़बल संपूर्ते चिकित्सा स्थाने द्विवर्णीय चिकित्सितम नाम पंचो विषम अध्याय। ये कह रहे हैं कि पंचो विश्व अध्याय जो है वो तो
द्रवल ने लिखा है, लेकिन हम तो चरक के अनुसार पढ़ रहे हैं कि ये तो सॉरी चक्रपाणी के अनुसार तो चरक नहीं लिखा था। ठीक, या कंट्रोवर्सी में आप ना पढ़े तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 20 अध्याय की जो है 23वां अध्याय, उसमें उल्टा कहा जा रहा है कि भाई ये तो चरक ने ही लिखा था। इसका आप पुस्तिका देखेंगे तो इत्य अग्निवेश कृते तंत्रे चरक प्रति संस्कृते चिकित्सा स्थाने विश्चिकित्सितम नाम त्रयोविंशो अध्याय। आप कहेंगे इसमें सर कोई अंतर तो समझ में नहीं आया। अंतर कहां से करें, तो अंतर यहां से होगा। देखिए, यत्य अग्निवेश कृते, यहाँ पे देखो, इत्य अग्निवेश कृते तंत्रे चरक प्रति संस्कृति, तंत्रे चरक प्रति संस्कृति। अब देखो यहाँ पे ये आ गया, ये डिफरेंस है द्रवल संपूर्ते। यहाँ पर द्रवल संपूर्ते नहीं आएगा, ये थोड़ी सी कंट्रोवर्सी आ गई, इसलिए मैंने पहले ही आपको बोला था कि ये चक्रपाणी के हिसाब से है या चक्रपाणी के अनुसार अपन ने पढ़ा। ठीक है, तो अपन को ओवरऑल चक्रपाणी के हिसाब से ही पढ़ना है। और चक्रपाणी क्या बोल रहे हैं कि भैया 1 से 8 जो अध्याय हैं, 1 से 8 जो अध्याय हैं वो हमारे लिखे हैं चरक ने। 14वां अध्याय लिखा है, 19वां लिखा है, 21 और 24वां धातु और द्विवर्ण ने लिखा है। और ये 23वें अध्याय और 25वें अध्याय में अगर आपको याद रहे तो याद रखिएगा। कुछ लोग कहते हैं कि 25वां अध्याय जो है वो रणवल ने लिखा है और 23वां विष अध्याय बोलते हैं चरक नहीं लिखा है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब आ जाते हैं द्रवल की कहानी कि द्रवल ने क्या क्या किया भाई। तो द्रवल ने जो किया है वो आप थोड़ा सा याद रखिए, क्या द्रवल ने किया है। चलिएगा, द्रवल द्वारा पूरित अध्याय कितने हैं? टोटल द्रवल के द्वारा अध्याय है 41। कितने? 41 अध्याय किसने लिखे हैं? द्रवल ने लिखे हैं। द्रवल ने 41 अध्याय में कैसे कैसे लिखे हैं, ध्यान से सुनिएगा। 17 अध्याय तो अपन अभी पढ़ के कि भाई 13 अध्याय चरक ने लिखे हैं, तो सीधी सी बात है। चरक चिकित्सा में 30 अध्याय हैं, 13 चरक ने लिखे, तो बाकी के पूरे 17 किसने लिखे? द्रवल ने। और पूरा कल पूरा सिद्धि जो है, पूरा का पूरा जो है वो द्रवल ने लिखा है। तो 12 12 24 17 41। आपका गणित माना कि थोड़ा बहुत कमजोर हो सकता है, लेकिन आप कैलकुलेटर से ऐड कर लीजिएगा। 12 12 24 17 41, ये 41 अध्याय जो है वो द्रवल ने लिखे। द्रवल द्वारा पूरित अध्याय कितने हैं? चिकित्सा के 17, पूरा कल्प और पूरा आपका सिद्धि स्थान। देखिएगा कितना इंपोर्टेंट है। 2006 और ये कौन सा त्रिवेंद्रम 1991 में यही क्वेश्चन पूछा गया कि द्रवल ने कितने लिखे हैं। तो आपसे सारे क्वेश्चन पूछ सकता है कि टोटल कितने अध्याय लिखे हैं, तो 41 अध्याय। चिकित्सा के कितने लिखे हैं, तो 17, है ना। कल्प पूरा, सिद्धि पूरा, और डायरेक्ट एक साथ भी पूरा पूछ सकता है। चलिएगा नेक्स्ट अपन बात करते हैं, इसमें अध्याय कितने हैं और स्थान कितने हैं। देखिएगा BHU 2000, BHU 2000 एंड 2001 और 2003 और 2004 में सिंपल सा यही क्वेश्चन पूछा गया कि चरक में स्थान कितने हैं और अध्याय कितने हैं। कई बार आपसे पूछेगा कि चरक में स्थान कितने हैं, चरक में अध्याय कितने हैं, और भी किसी भी संहिता में पूछ सकता है। तो आपको कम से कम ये सारी चीजें अच्छे से टिप ऑफ टंग होना चाहिए कि चरक में कितने स्थान और कितने अध्याय। तो चरक में 120 स्थान अध्याय और 8 स्थान निविद्ध हैं। कितने? 120 अध्याय और 8 स्थान हैं। कितने हैं भाई? 120 अध्याय और 8 स्थान हैं। चलिएगा अपन देखते हैं, इसको भी 2 हिस्से में बांटा गया है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। ठीक है भाई, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। पूर्वार्ध और उत्तरार्ध में अपन चरक संहिता को बांटते हैं मोटे तौर पर। तो अपन देखेंगे इसमें टोटल 8 स्थान है, तो पूर्वार्ध में 5 स्थान आएंगे। कौन कौन से? सूत्र, निदान, विमान, शारीर और इंद्रिय। कौन कौन से? सूत्र, निदान, विमान, शारीर, इंद्रिय। और उत्तरार्ध में आएंगे चिकित्सा, कल्प और सिद्धि। चिकित्सा, कल्प और सिद्धि। चलिए देखते हैं कितने कितने अध्याय हैं इनमें। चलिएगा, चरक के सूत्र में है 30 अध्याय। एक पैरेलली अपन चलेंगे तो चरक, सुश्रुत और फिर अष्टांग संग्रह, अष्टांग हृदय और काश्यप संहिता की अपन बात करेंगे। एक मोटा मोटा सा कॉन्सेप्ट बना लीजिए या इसको अच्छे से याद रखिएगा कि अष्टांग संग्रह में सारे स्थानों में
अष्टांग हृदय से ज्यादा अध्याय मिलेंगे आपको, जितने भी अध्याय अष्टांग हृदय में मिलेंगे उससे कुछ ज्यादा आपको अष्टांग संग्रह में मिलेंगे। लेकिन एक बात याद रखिएगा, निदान स्थान को छोड़कर। अभी अपन आगे जब पढ़ेंगे तो मैं और एक्सप्लेन करूंगा। तो एक मोटा सा कॉन्सेप्ट बना लिया कि भैया अष्टांग संग्रह में हमारे अष्टांग हृदय से ज्यादा मिलेंगे निदान स्थान को छोड़कर। अब चलिएगा अपन एक एक को बात करते हैं। सबसे पहले लेते हैं सूत्र स्थान को। तो सूत्र स्थान में चरक ने तो कितने बोले हैं भाई, 30। एक और बात याद रख लीजिए, जब आपने अष्टांग संग्रह की बात याद रख ली कि हृदय से ज्यादा मिलेंगे, कि चरक को कॉपी किया काश्यप ने, जितने स्थान चरक के हैं वो सेम रहेंगे काश्यप के, बस लास्ट में जाके काश्यप ने खिल स्थान और बढ़ा दिया। जितने अध्याय जिस स्थान में चरक बोलेंगे सेम टू सेम काश्यप का चलना है। चरक ने अगर सूत्र में 30 बोले तो काश्यप भी 30 बोलेंगे। निदान विमान इनमें 8-8 बोले तो वो भी 8 बोलेंगे, है ना। इंद्रिय में 12 बोले तो वो भी इंद्रिय में 12 बोलेंगे। कल्प सिद्धि में 12 तो वो भी 12, चिकित्सा में 30 तो वो भी 30 बोल देंगे। ठीक है भाई, तो ये सिंपल सा रिपीटेशन चरक का काश्यप करेंगे। और अष्टांग संग्रह में अष्टांग हृदय से कुछ चैप्टर अपन को ज्यादा ही मिलेंगे। चलिएगा देखते हैं। तो सबसे पहले चरक के सूत्र स्थान में हमने देखा कि 30 अध्याय हैं और सुश्रुत के सूत्र स्थान में 16 अध्याय ज्यादा हैं। कितने अध्याय सूत्र स्थान में ज्यादा है चरक से? 16। ये याद रखना है, क्योंकि 16 से ही हम याद रखेंगे कि सुश्रुत के सूत्र में 16 है तो निदान में 16 है। सूत्र में 16 ज्यादा है और निदान में तो टोटल ही 16 है। ऐसे याद रखने के लिए एक छोटा सा लाइन या कोटेशन टाइप की अपन ने बना ली कि चरक के सूत्र में 30 हैं तो सुश्रुत के सूत्र में 16 ज्यादा हैं और निदान में टोटल 16 है। तो चरक के सूत्र में 30 हो गए, सुश्रुत के 46 हो गए, अष्टांग संग्रह के 40 और अष्टांग हृदय में कम होंगे तो 10 कम हुए 30। यानी कि अष्टांग संग्रह के सूत्र में 40 और अष्टांग हृदय के सूत्र में अपने हो गए 30। ठीक, काश्यप ने तो रिपीट करना है, चरक ने 30 बोले थे इसलिए काश्यप ने भी 30 बोल दिए। चलो सूत्र स्थान के बाद अपन दूसरे में आते हैं, निदान स्थान। निदान और अच्छा इसका आप कॉम्बिनेशन सुश्रुत चरक का बना ही सकते हैं। चरक ने निदान विमान सारी, एक साथ बोलिए, निदान विमान सारी, तीनों में 8-8 है ना। तो निदान में 8, विमान में 8, शारीर में 8। काश्यप को तो कॉपी करना ही है ना। तो काश्यप ने भी अपने किसमें, निदान विमान और शारीर में कितने लिए, 8-8-8। ठीक, तो निदान में कितने हैं भाई चरक के, 8। और अपन पहले ही पढ़ के आ गए हैं कि सुश्रुत ने चरक के सूत्र से 16 ज्यादा लिए और निदान में टोटल 16 ले लिए। तो ये सुश्रुत का निदान भी हो गया कि भैया सुश्रुत के निदान में 16 है। ठीक है, अष्टांग संग्रह के में भी 16 है, यानी कि इन्होंने कॉपी किसको कर लिया, सुश्रुत। ठीक है भाई, तो अष्टांग संग्रह के निदान में भी 16 हो गए। ठीक, और मैंने पहली बात ही आपको बता दिया कि अष्टांग हृदय में हमेशा कम रहेंगे निदान को छोड़कर। तो निदान में कितने हो जाएंगे, 26, यानी कि अष्टांग हृदय के निदान में 26, अष्टांग संग्रह के में 16 और सुश्रुत के में भी 16, अपने चरक जी के में 8 रहेंगे। ठीक है भाई, और काश्यप को तो बोलना ही नहीं है भाई, सिंपल सा कॉपी करेंगे वो 8 रहेंगे। विमान में है ना 8 ही रहेंगे। इंपोर्टेंट है कि विमान आपको सुश्रुत में नहीं मिलेगा, अष्टांग हृदय में नहीं मिलेगा, संग्रह में नहीं मिलेगा। काश्यप तो कॉपी कर रहे हैं तो काश्यप को अपन याद रखने के हिसाब से इग्नोर करते हैं। अपन ये याद रखते हैं कि विमान स्थान केवल चरक संहिता में मिलेगा। चरक महत्वपूर्ण आचार्य है हमारे आयुर्वेद के, तो वो विमान से घूमते हैं भाई, एरोप्लेन से घूमते हैं। उनके पास प्राइवेट अपना ये एरोप्लेन है, किसी के पास भी नहीं है। तो विमान किसके पास अकेला है, वो चरक के पास अकेला है। चलिएगा, विमान के बाद आते हैं शारीर स्थान। शारीर में भी चरक ने तो 8 ही बताए हैं। अब देखिएगा, सुश्रुत ने 10 बताई, बहुत इंपोर्टेंट है, पीजी में आ चुका है भाई, आप लोग इंपोर्टेंट मार्क करिएगा। शारीर स्थान सारे ही आचार्यों के आपको पता होना चाहिए। चरक का कितना है, 8, सुश्रुत का कितना है, 10, अष्टांग संग्रह का 12 और हृदय में तो कम जाना है, निदान को बस निदान को छोड़ दिया जाए तो सारे ही स्थानों में कम होंगे अष्टांग संग्रह से। तो 12 के कम कितने हो गए, 6 हो गए। और काश्यप को तो रिपीट ही करना है। ठीक है, अब आते हैं इंद्रिय स्थान पर। इंद्रिय स्थान भी बहुत अच्छे से याद रखना है। सेकंड आया विमान के बाद इंद्रिय, ये भी आपको केवल और केवल चरक में मिलेगा। काश्यप को तो रिपीट करना इसलिए मिल गया, याद रखने के लिए। ठीक है भाई, तो जो इंद्रिय स्थान है वो केवल आपको कहाँ मिलेगा,
आपको मिलेगा चरक संहिता में। तो आप दूसरी ट्रिक को, पहली वाली ट्रिक को थोड़ा सा बड़ा करिए कि विमान इंद्रिय से दिखता है। तो विमान हमको कहाँ से दिखता है? इंद्रिय से। जब अपन छोटे थे तो अपन कई बार हवाई जहाज जा रहा होता तो अपन देखने जाते थे, तो देखेंगे कैसे? आंखों से, यानी इंद्रियों से। तो चरक का विमान कहाँ से दिखेगा भाई? इंद्रिय से दिखेगा। चरक का विमान इंद्रिय से दिखेगा। और कितने हैं? 12। सुश्रुत में, अष्टांग संग्रह में, अष्टांग हृदय में तो ये आपको मिलेंगे ही नहीं। ठीक है, काश्यप को तो रिपीट करना है। तो ये हो गई हमारी पूरी की पूरी पूर्वार्ध की कहानी। चले, पूर्वार्ध के बाद अपन आते हैं उत्तरार्ध चरक पर। चलिएगा, उत्तरार्ध में सबसे इंपोर्टेंट हमको क्या मिलेगा? चिकित्सा स्थान इज वेरी इंपोर्टेंट। चिकित्सा स्थान हमको मिलेगा, और चिकित्सा स्थान सभी का बहुत महत्वपूर्ण है ना। तो चरक चिकित्सा में कितने हैं? 30। और इन 30 का भी अपन क्लासिफिकेशन ऊपर पढ़ के आए हैं। बोलो बच्चों, कितना? कि चरक ने कितने लिखे हैं? चरक ने इसमें से लिखे हैं 13। 1 से 8, 14वां अर्श, 19 अतिसार, 21 विसर्ग, 24 मदात्त, 25 द्विवर्णीय, और 17 किसने लिखे हैं? दृढ़बल ने लिखे हैं। ठीक है भाई। इसके बाद आ जाते हैं सुश्रुत संहिता पर। सुश्रुत संहिता में सुश्रुत संहिता में चिकित्सा स्थान में कितने मिलेंगे? 40। ये बहुत इंपोर्टेंट हो जाता है अष्टांग संग्रह एंड अष्टांग हृदय का, क्योंकि यहाँ 24, थोड़े 2 अध्याय कम 22। ये थोड़े सा ऐसा ऑड सा नंबर है, तो याद कभी कभी भूल जाता है, तो आप लोग याद रखिए। अष्टांग संग्रह के चिकित्सा में 24 हैं, और अष्टांग हृदय की चिकित्सा में 22 है। इन जनरल अष्टांग संग्रह और तो बिल्कुल हम नहीं पढ़ते हैं, अष्टांग हृदय भी हम केवल सूत्र स्थान प्रथम वर्ष में पढ़ते हैं। इसलिए बागभट्ट के भूलने में पुनरावृत्ति बहुत ज्यादा हो जाती है। बागभट्ट के भूलना आसान हो जाता है, यानी इजिली भूले जा सकते हैं हम। तो आप लोग इसको इंपोर्टेंट रूप से याद रखिए कि चिकित्सा में संग्रह में 24 और हृदय में जो है वो 22 है। ठीक। इसके बाद काश्यप की तो बात करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो अपने चरक जी को कॉपी कर लिया है। चलिएगा, नेक्स्ट आते हैं कल्प। कल्प बड़ा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कल्प सबने लिखा है। तो कल्प जो है वो चरक ने 12, सुश्रुत और अष्टांग संग्रह ने 8। आप लोग ऐसे भी याद रख सकते हो कि क्या क्या चीजें अष्टांग संग्रह की और सुश्रुत की सेम है। तो अष्टांग और संग्रह और सुश्रुत का कल्प स्थान भी सेम है, और निदान भी सेम है। और दोनों में एक और चीज इंपोर्टेंट है, दोनों में कल्प के दुगने हो जाएंगे। कल्प में 8-8 और निदान में 16-16। तो चरक के कल्प में कितने हो गए भाई? 12। सुश्रुत के कल्प में कितने हो गए? 8। अष्टांग संग्रह के 8। और अष्टांग हृदय ने एक बहुत इंपोर्टेंट चीज करी कि कल्प सिद्धि एक नाम रख दिया। कल्प सिद्धि और अध्याय दिए 6। कल्प सिद्धि स्थान में कितने अध्याय आ गए? 6। और काश्यप ने तो रिपीट ही करना है। चलिए नेक्स्ट आते हैं सिद्धि स्थान। अब पूरी ट्रिक अपनी ऐसे बनेगी कि विमान की सिद्धि कहां से होगी? इंद्रिय से सिद्धि होगी। भाई मान लीजिए आकाश में कोई चीज जा रही है, और आपको सिद्ध करना है कि वो विमान है, कि रॉकेट है, कि कोई पक्षी है। तो इसको कैसे करोगे? इंद्रियों से देख के, है ना। तो विमान की सिद्धि कैसे होगी? इंद्रिय से। एक छोटी सी अपन ने ट्रिक बना ली कि विमान की सिद्धि इंद्रियों से होगी। तो इसका मतलब क्या निकला? विमान स्थान, इंद्रिय स्थान और सिद्धि स्थान केवल आपको चरक में मिलने वाले हैं। तो विमान की सिद्धि कैसे होगी? इंद्रिय से सिद्धि होगी भाई, है ना। ये छोटी सी चीज आप लोग ध्यान रखिएगा कि विमान की सिद्धि जो है वो इंद्रियों से ही हो सकती है। देख के ही हम बता सकते हैं कि विमान है कि नहीं, और ये केवल और केवल आपको चरक में ही मिलेगा। विमान स्थान केवल चरक में मिलेगा, इंद्रिय स्थान केवल चरक में मिलेगा, और सिद्धि स्थान भी केवल चरक में मिलेगा। सुश्रुत में, अष्टांग संग्रह में, अष्टांग हृदय में आपको ये देखने को नहीं मिलेगा। अब देखिएगा, जब कुछ चीजें आपको चरक में मिल रही हैं, सुश्रुत, बागभट्ट और अष्टांग हृदय में नहीं मिल रही, तो कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो आपको चरक में नहीं मिलेंगी। वो है उत्तर स्थान या उत्तर तंत्र। इसमें भी कई कंट्रोवर्सियां आती हैं। कई लोग बोलते हैं कि भाई चरक में भी उत्तर तंत्र था,
था या नहीं था, ये तो हम एग्जैक्टली नहीं बोल सकते, लेकिन हमें तो अभी तो नहीं मिला है, या ब्रॉडली 99% तो यही माना जाता है कि चरक में उत्तर तंत्र नहीं है। एक कंट्रोवर्सी में अपन को नहीं फंसना, बहुत डिटेल वाली बात है। तो उत्तर स्थान या उत्तर तंत्र चरक में नहीं है, लेकिन कहाँ कहाँ मिलेगा? अष्टांग संग्रह में मिलेगा, सुश्रुत में मिलेगा, और बागभट्ट यानी कि अष्टांग हृदय में मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत ऑड से नंबर हैं जो आसानी से भूले जा सकते हैं। तो सुश्रुत के उत्तर तंत्र में कितने मिलेंगे? 6 यानी कि 66। और वहां पे कितने मिलेंगे? 50। और बागभट्ट में कितने मिलेंगे? 40। संग्रह में 50 और हृदय में 40। आप लोग इसे मोटा मोटा ऐसे भी याद रख सकते हो, 40, 50 और 60। 60 को 6 दो बार कर दीजिएगा, है ना? तो 40, 50, 66 ऐसे भी याद रख सकते हो। नेक्स्ट आता है खिलस्थान, जो भाई एकदम अकेला है, या अकेले केवल काश्यप में मिलेगा। काश्यप के अलावा खिलस्थान आपको किसी भी संहिता में नहीं देखने को मिलेगा। और इसमें है 80 अध्याय, यानी कि इससे पहले 120 अध्याय तो इन्होंने चरक जैसे रखे, और 80 अध्याय जोड़कर 200 इनकी संहिता में आपको मिलते हैं। यानी काश्यप संहिता में आप जब देखेंगे तो 200 अध्याय मिलते हैं, 120 चरक जैसे, यानी कि चरक ने जिन स्थानों पर जितने अध्याय बोले उन्होंने भी बोले, और 80 बोले उन्होंने खिलस्थान में। ठीक है, अगर चरक का अपन ऐड करें तो चरक के अपन को मिलते हैं 120 सूत्र में। देख लीजिएगा आप, अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो मैं आपको स्लाइड नीचे कर देता हूं, तो आप लोग बिल्कुल एक एक स्लाइड को रिवाइज करते हुए देख लीजिएगा। सूत्र में 30, निदान विमान शारीर में 8 8 8। कितने कितने हैं भाई? ध्यान से देखो, सूत्र में कितने हैं? 30। निदान विमान और शारीर में कितने हैं? 8 8 8। इंद्रिय में 12, चिकित्सा में 30, कल्प और सिद्धि में 12 12। टोटल कितने हो गए? 120 आपको यहां देखने को मिलेंगे। 120 अध्याय आपको चरक में देखने को मिलेंगे। इसके बाद अपन अगर बात करें सुश्रुत की, तो सुश्रुत के सूत्र स्थान में 46, निदान में 16, विमान इन्होंने लिखा नहीं, शारीर में 10, इंद्रिय इन्होंने लिखा नहीं, चिकित्सा में 40, कल्प में 8, सिद्धि इन्होंने लिखा नहीं, और उत्तर तंत्र में मिलेंगे इनके 66। टोटल कितना नंबर हो गया भाई? 186। तो चरक में 120, सुश्रुत में 186, 186। अब बात करते हैं अष्टांग संग्रह की। अष्टांग संग्रह के सूत्र में 40, निदान में 16, विमान इन्होंने भी नहीं लिखा, शारीर में 12, इंद्रिय इन्होंने भी नहीं लिखा, और चिकित्सा में 24, कल्प में 8, सिद्धि इन्होंने नहीं लिखी। उत्तर इज वेरी इंपोर्टेंट 50। टोटल इनके होते हैं 150। बागभट्ट पे आ जाओ, तो बागभट्ट के सूत्र में 30, भाई सब लोग प्रथम वर्ष में सूत्र स्थान पढ़ते ही हैं, बागभट्ट का 30 अध्याय है ना? निदान इज वेरी इंपोर्टेंट, निदान में बस ज्यादा है 26 है, विमान लिखा नहीं, और शारीर में 6, इंद्रिय लिखा नहीं, चिकित्सा में 22, और कल्प में इज वेरी इंपोर्टेंट, कल्प सिद्धि स्थान नाम एक साथ कर दिया, और केवल 6 हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। इसके बाद उत्तर तंत्र में 40, और टोटल आएंगे 120। कितने आएंगे? 120। एक कुछ चीजें और आप ध्यान से रख लीजिएगा, ये इंपोर्टेंट चीजें हैं कि सूत्र स्थान में सबसे ज्यादा, मैं बोलता हूं कि कौन जीता, है ना, या कौन जीता, या ऐसे याद करने के लिए कि सबसे ज्यादा किसमें है, तो सूत्र स्थान में इन चारों की बस बात कर रहे हैं, चारों पांचों की। सूत्र स्थान में सबसे ज्यादा आपको मिलेंगे सुश्रुत में, बाकी के 30 30 30 30 इनमें मिल जाएंगे, और आपको अष्टांग संग्रह में 40। तो अपन तो सबसे ज्यादा पढ़ते हैं कि 40 मिल रहे हैं अपन को सूत्र स्थान में सुश्रुत के। निदान में सबसे ज्यादा मिलते हैं अष्टांग हृदय में, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। निदान में अष्टांग हृदय में 26 हैं। जो सबसे इंपोर्टेंट है, इसलिए मुझे इसे पढ़ाना पड़ा, शारीर स्थान। शारीर स्थान में बागभट्ट में इज वेरी इंपोर्टेंट, 6 आपको अध्याय मिलते हैं जो सबसे कम है, और अष्टांग संग्रह में 12 जो सबसे ज्यादा है। ठीक है, कल्प एक इंपोर्टेंट है जिसमें सबसे कम आपको बागभट्ट में मिलेंगे, जिसे कल्प सिद्धि एक साथ दे दिया है। ठीक है, और सबसे ज्यादा किसी स्थान में है तो वो काश्यप के सी हैं। ठीक है भाई, इतना इस स्लाइड में सफिशिएंट है, आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिएगा अपन आगे बढ़ते हैं, एक बार आप इसको देख लो, रिवाइज करना है, देख लो, जब तक मैं पानी पी लेता हूं।
चलो चलते हैं। अब आते हैं एक महत्वपूर्ण चीज पर, जिसमें हम स्थान और उनके पर्याय देखेंगे कि क्या क्या पर्याय उनके हो सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यहां से क्वेश्चन बहुत उठता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन लेते हैं सूत्र स्थान को। सूत्र स्थान को क्या क्या बोल सकते हैं भाई? इसको बोलते हैं, चार चीजें इंपोर्टेंट रूप से अपन इसको बोल सकते हैं। श्लोक स्थान, संग्रह स्थान। देखिएगा, वर्डों में ध्यान दीजिएगा। श्लोक स्थान, संग्रह मतलब इकट्ठा करने वाला, एकत्रित करने वाला। तो श्लोक स्थान तो इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें श्लोक रूप में पूरी की पूरी चीजों को अपन इकट्ठा करेंगे। आप लोग बोलेंगे सर श्लोक तो पूरी संहिता में है। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं जब आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। तो श्लोक एंड सूत्र अलग अलग चीजें होती हैं, वो अपन आगे पढ़ेंगे। इसमें मैक्सिमम आपको श्लोक मिलेंगे, इसलिए इसे श्लोक स्थान भी कहा जाता है। इसके बाद ये आएगा संग्रह स्थान, क्योंकि इसमें पूरी ही संहिता का एक तरह से पूरा डिटेल ना बताकर आपको संक्षिप्त में बात बता दी जाती है, इसलिए इसे संग्रह स्थान बोलते हैं। इज वेरी इंपोर्टेंट। आशय, आश्रय नहीं है ना, आशय, ये आशय स्थान है। और सिरा सुवम इसको इसलिए बोला क्योंकि ये सबसे पहले आपको दिखाई देगा, या सबसे इंपोर्टेंट सिर जैसा है, सिरा शुभम, इसलिए इसको सूत्र स्थान को अपन ने बोला सिरा शुभम। तो क्या क्या बोलेंगे पूरा फिर से आप रिकॉल करिए। सूत्र स्थान को अपन बोलेंगे श्लोक स्थान, संग्रह स्थान, आशय, सिरा शुभम। श्लोक, संग्रह, आशय, सिरा शुभम। नेक्स्ट आते हैं निदान स्थान। अब देखिएगा, निदान की अगर अपन बात करें तो निदान जो है, निदान में हम क्या करेंगे भाई? व्याधि संग्रह होता है ना। निदान में हम किसका निदान करेंगे? व्याधियों का। तो व्याधि संग्रह, इसलिए इसे व्याधि संग्रह भी बोल दिया। तो निदान स्थान जो है उसका नाम क्या है? व्याधि संग्रह। दूसरा आता है विमान स्थान। विमान से अपन ऐसी ट्रिक बना लेते हैं, मान से, है ना। तो विमान, मान से क्या हो जाएगा? मान से तो मानी स्थान हो गया, है ना। और इस ना से हो जाएगा निग्रह स्थान। ठीक है भाई। तो विमान स्थान और निग्रह स्थान, विमान स्थान और निग्रह स्थान किसको बोला भाई? ये बोला विमान स्थान को, मान स्थान या निग्रह स्थान। सूत्र स्थान को क्या बोला? श्लोक, संग्रह, आशय, सिरा शुभम। निदान को क्या बोला? व्याधि संग्रह। विमान को क्या बोला? मान से, मान स्थान और निग्रह। नेक्स्ट आते हैं शारीर स्थान। शारीर स्थान आपके लिए इंपोर्टेंट है, इस पे आप स्टार मार्क कर लीजिएगा भाई। इंपोर्टेंट क्या है शारीर स्थान को? एक तो बोला गया आश्रय स्थान, क्योंकि हमारे शरीर में हमारी आत्मा आश्रय लेके रहती है। जैसे मैं इस घर में आश्रय लेके रहता हूं, वैसे मेरी आत्मा इस शरीर में आश्रय लेके रहती है। तो आत्मा या पंच महाभूत जो है हमारे इस शरीर में आश्रय लेके रहते हैं, और वहां पर हम इस शरीर की पूरी व्याख्या करेंगे। कहां पर? शरीर स्थान में, इसलिए उसे आश्रय स्थान भी कहते हैं। काश्यप ने इसे बड़ा ही एक सुंदर नाम दिया। काश्यप बोलते हैं कि भाई इसे हम आत्मनिश्चय स्थान भी बोलेंगे। काश्यप ने क्या बोला? इसे हम आत्मनिश्चय स्थान भी बोलेंगे। तो आप लोग याद रखिएगा, शारीर स्थान को आश्रय स्थान एंड आत्मनिश्चय स्थान काश्यप ने बोला। चलिएगा, इसके बाद अपन आते हैं इंद्रिय स्थान पर। इंद्रिय स्थान को किसने बोला? इंद्रिय में अपन पढ़ेंगे अरिष्ट। अरिष्ट क्या होते हैं भाई? मृत्यु सूचक चिन्ह। ऐसे चिन्ह जो मृत्यु की सूचना देते हैं उन्हें हम अरिष्ट बोलते हैं। तो अरिष्टों की बात हम कहाँ करेंगे? इंद्रिय स्थान में। हम बहुत सारे अलग अलग अरिष्ट पढ़ेंगे कि भाई ये पुष्पित अर्श है, ये गंध के अरिष्ट हैं, ये 3 महीने के हैं, ये 6 महीने के हैं, ये 15 दिन के हैं, है ना। अलग अलग रोगों के अलग अलग हम लक्षण पढ़ेंगे कि कब हमको मृत्यु की सूचना मिल रही है। कुल मिलाकर अरिष्ट स्थान का मतलब क्या हुआ? इंद्रिय स्थान या अरिष्ट स्थान हो गया। चलिएगा, नेक्स्ट बहुत ही इंपोर्टेंट चीज है चिकित्सा स्थान। चिकित्सा को क्या बोलेंगे? औषध योग संग्रह। भाई चिकित्सा स्थान में ही तो हम औषधियों के योग बनाएंगे। भाई किसी भी मरीज को हमको कुछ योग देना है तो उन औषधियों का योग कहाँ बनाएंगे? हम चिकित्सा स्थान में। इसलिए इसका एक बहुत इंपोर्टेंट नाम रखा गया, औषध योग संग्रह। इसके बाद में इसको बोलते हैं उत्तम स्थल, उत्तम रहस्य स्थान। ये रहस्य है, हर किसी के लिए संभव नहीं है। इसके लिए आपको विपुल बुद्धि का अभ्यास करना पड़ेगा। यानी कि उत्तम स्थल हो गया, उत्तम रहस्य स्थान हो गया। नेक्स्ट इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट, इसको अपन बोलते हैं सुंदर स्थान
एंड गुप्त, ये छुपा हुआ है भाई, एकदम ऐसा फैला नहीं है कि इजी नहीं है कि हर किसी को मिल जाएगा। इसके लिए फिर वही बात, आपको विपुल बुद्धि या अभ्यास करना पड़ेगा, है ना। ऐसा किसी को भी ये चिकित्सा स्थान सुलभ नहीं है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बीएमएस का अध्ययन करना पड़ेगा, पीजी करनी पड़ेगी। तो ये गुप्त स्थान है, थोड़ा सा रहस्यमय स्थान है, लेकिन सुंदर है, इसलिए इसको सुंदर स्थान बोलेंगे। भाई चिकित्सा जब करेंगे तभी तो हमारी उस हमारे व्यक्तित्व में भी सुंदरता आएगी। तो ये सुंदर स्थान है। नेक्स्ट आता है कल्प स्थान। कल्प स्थान क्या है, कल्प को दिव्य स्थान या विकल्प स्थान भी बोलते हैं। ये कैसा है, दिव्य या विकल्प, कल्प से विकल्प, तो कल्प स्थान या विकल्प स्थान और दिव्य स्थान। नेक्स्ट आते हैं, जो वैसे तो मैं आपको पढ़ा चुका हूं, फिर भी अपन थोड़ा थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इनके बारे में। अब आते हैं अपन चरक के बारे में। तो चरक क्या, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। चरक जो थे वो सुंग या मौर्य काल में थे। किसके में थे, सुंग या मौर्य सुंग काल में थे, ये मैं आपको बता चुका हूं, है ना। अग्निवेश और अपने आत्रेय पुनर्वसु किस काल माना जाएगा, उपनिषद काल माना जाएगा। लेकिन इसको एक और चीज बोला जाता है, मनुस्मृति काल, यानी ईसा के 200 साल पहले, ईसा मसीह के जन्म के 200 साल पहले से मनुस्मृति काल भी बोलते हैं। भाई मनु पे आजकल बहुत डिबेट चलती है ना। तो मनु स्मृति, उस समय मनु भी अपनी स्मृति लिख रहे थे, अपना ग्रंथ की रचना कर रहे थे, उसी समय कहा जाता है कि चरक भी उसी काल में रहे हैं। तो चरक का काल कौन सा है, मनुस्मृति काल है। जबकि सुश्रुत की अगर अपन बात करें तो सुश्रुत जो थे वो याज्ञवल्क्य के स्मृति काल में थे। तो दो स्मृति काल हो गए, या तो मनु स्मृति काल और एक याज्ञवल्क्य स्मृति काल। तो याज्ञवल्क्य स्मृति में हमारे सुश्रुत जी थे और मनुस्मृति काल में हमारे आचार्य चरक थे। चलिए अब चरक संहिता की टीकाएं इज वेरी इंपोर्टेंट टॉपिक। 2 मिनट आप लोग रेस्ट लो, फटाफट पानी पी के तैयार हो जाओ, क्योंकि ये बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक है कि चरक संहिता पे कितनी टीकाएं लिखी गई, कितनी इसकी उपलब्ध हैं, और कौन कौन सी टीका के कौन कौन से रचनाकार हैं। चलिएगा देखते हैं। चरक संहिता पर टोटल 41 टीकाएं लिखी गई। टोटल कितनी टीकाएं लिखी गई, 41 लिखी गई। इसमें भी छोटा सा एक कहते हैं कि अलग अलग संहिताओं में अलग अलग जगह पे हमें कहीं कहीं जगह 41 भी देखने को मिलता है। अब आपका क्वेश्चन होगा सर हम क्या करें, 41 याद रखेंगे 44? देखो मोस्ट करेक्ट अपन को याद रखना है 41। एग्जाम में अगर 41 भी है 44 भी है तो आंसर क्या जाएगा, 41 आंसर जाएगा। लेकिन अगर 41 ऑप्शन में नहीं है तो आपको क्या लगाना है, फिर 44 लगाना है। तो चरक संहिता पर कितनी टीकाएं लिखी गई हैं भाई, 44 टीकाएं लिखी गई हैं। लेकिन उनमें से भी 17 संस्कृत की टीकाएं लिखी गई हैं। 17 टीकाएं कैसी भाषा में लिखी गई हैं, संस्कृत भाषा में लिखी गई हैं। उनमें से भी 6 उपलब्ध हैं और अपूर्ण उपलब्ध हैं और 2 संपूर्ण उपलब्ध हैं। सोचो कितनी बड़ी हमारे आयुर्वेद की विडंबना है कि हमारी चरक पर 41 टीकाएं लिखी गई। उन 41 टीकाओं में 17 संस्कृत की टीकाएं मिली जो हमको नहीं मिल पाई। उनमें केवल 6 मिली, कोई आधी, कोई अधूरी, कोई थोड़ी सी, है ना। उनमें 2 ही ऐसी टीका हैं जो हमको पूरी मिली। यानी कि सोचो 17 की 17 टीकाएं अगर हमें मिल जाती तो कितनी अच्छी बात होती। यानी कि हमको संस्कृत की 2 ही टीकाएं 100% मिली। टोटल वैसे मिली तो 6, वो 6 भी अपूर्ण थी, लेकिन उनमें से 2 जो है वो पूर्ण मिली। चलिएगा आप बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक अपन चालू कर रहे हैं, ये मुख्य टीकाएं और उनके रचयिता कौन है, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। आप देखेंगे कि कितनी बार एग्जामों में, रिपीट एग्जामों में आते हैं। जब से ये पीजी का एग्जाम चालू हुआ है, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जो एग्जाम लिया जा रहा है, उसी समय से लेकर देखा जाए तो ऐसा कोई भी ईयर नहीं रहता है जब यहां से 1-2 क्वेश्चन ना आए। वो हो सकता है चरक से ना पूछे तो सुश्रुत से पूछ ले, वाग्भट से पूछ ले, सारंगधर से पूछ ले। जब हम अलग अलग संहिताएं पढ़ेंगे तो सारे टीकाकारों की बात करेंगे कि सुश्रुत के टीकाकार कौन है,
बागभट्ट के टीकाकार कौन है, सारंगधर के कौन टीकाकार है। यानी कि टीका और टीकाकार ये दोनों ही बहुत इंपोर्टेंट है और यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं। चलिए अपन एक एक टीका और टीकाकार को देखते हैं। टीका और टीकाकार रटना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो अपन छोटी छोटी सी कहानियों के रूप में पढ़ेंगे। किसी का कुछ है, किसी का कुछ है, किसी का न्यास है तो कौन न्याय करेगा, ऐसी छोटी छोटी सी बातें अपन करेंगे। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आती है चरक न्यास। चरक न्यास, न्यास को याद रखो न्याय। न्याय कौन करता है भाई, न्याय करने वाला व्यक्ति को तो सत्य बोलना पड़ेगा, झूठ बोलने वाला व्यक्ति क्या न्याय कर पाएगा। और इस दुनिया में एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जिसने अपने जीवन में कभी झूठ बोला ही नहीं, असत्य बोला ही नहीं। उसकी तो मिसालें दी जाती हैं, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। न्याय करने वाले कौन है, हरिश्चंद्र। तो याद करने का तरीका भाई, ये केवल और केवल याद करने का तरीका है कि चरक न्यास, न्याय कौन करेगा, न्याय करने वाला तो कोई सत्य बोलने वाला होना चाहिए। सत्य कौन बोलता है, राजा हरिश्चंद्र। तो याद हो गया कि चरक न्यास, चरक न्यास के टीकाकार कौन है, भट्टार हरिश्चंद्र। और न्याय करने के लिए आपको न्यूट्रल होना चाहिए। न्यूट्रल का मतलब ना मेल ना फीमेल, है ना, सिक्स ट्रांसजेंडर। आप लोग इसको बोलने वाली आवश्यकता नहीं है, आप लोग समझ गए होंगे। यानी कि जो मेल है ना फीमेल है, ट्रांसजेंडर है वो बीच में है ना, वो ना इधर ना इधर। इससे मैंने एग्जांपल लिया कि सत्य बोलने वाला भी ना इस पक्ष में बोलेगा ना उस पक्ष में बोलेगा, वो न्यूट्रल रहेगा भाई, वो अपनी बात पर अडिग रहेगा। ऐसा कौन है, भट्टार हरिश्चंद्र या राजा हरिश्चंद्र, जिन्होंने क्या किया, न्याय करते हैं, न्यास करते हैं। तो एक बात में अपन को याद हो गया, चरक न्यास, न्यास मतलब न्याय, न्याय से हमको याद आ जाएगा हरिश्चंद्र यानी भट्टार हरिश्चंद्र। और हरिश्चंद्र कैसे हैं, न्यूट्रल है, मतलब छठवीं सदी। सारी चीजें हमारी याद हो गई। नेक्स्ट आते हैं चरक पंजिका। पंजिका, पंजी से अपन याद रखेंगे कि ये हमारा प्रसादी है, पंजिका। पंजरी आपने देखा होगा, है ना, आरती के बाद पंजरी बटती है ना, मंदिर में जाना चाहिए भाई, रोज मंदिर जाना चाहिए। रोज आप समय नहीं निकाल सकते तो हफ्ते में एक बार आपको मंदिर जाना चाहिए। मंदिर जाने से हमारी आध्यात्मिक शक्तियां बढ़ती हैं, हमें सत्व बढ़ता है। और जिस व्यक्ति का सत्व बढ़ेगा उसे मानसिक रोग होने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं। जैसे आपकी शारीरिक इम्यूनिटी होती है, वैसे ही आपकी मानसिक इम्यूनिटी सत्व से बनती है। चलिएगा, तो चरक पंजिका, पंजिका मतलब पंजरी। और पंजरी कौन बांटता है भाई, स्वामी जी बांटते हैं। मंदिर में कौन बांटता है, स्वामी या पंजिका का, जो पंजरी जिसने बनाई है वो पंजरी बांटेगा। तो चरक पंजिका, पंजिका से हमने याद रखा पंजरी, पंजरी कौन बांटेगा, स्वामी। और स्वामी कब बांटेंगे भाई, 7-8 बजे आरती होती है जनरली सारे मंदिरों में, तो आरती के टाइम नहीं बांटते, आरती करने के बाद बांटी जाती, मतलब 7-8 बजे के बाद। 8 बजे के बाद क्या आता है, 9 बजते हैं। तो पंजरी कब बटेगी, 9 बजे बटेगी। ठीक है भाई। तो चरक पंजिका, चरक पंजिका के टीकाकार कौन हो गए, स्वामी कुमार। और उन्हीं स्वामी कुमार को हमने क्या बोल दिया, पंजिकाकार बोल दिया। और वो पंजिकाकार कौन सी सदी में रहे हैं, 9वीं सदी में। महाराष्ट्र 2011 में यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। चलिएगा, नेक्स्ट आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे स्टार मार्क कर लीजिएगा भाई। ये अकेला क्वेश्चन आपको 8-10 जगह पर देखने को मिल जाएगा। निरंतर पद व्याख्या। निरंतर से ही अपन इसको याद रखेंगे, निरंतर यानी कि इसमें कोई चीज कंटिन्यूअस होना चाहिए, है ना। निरंतर का मतलब होता है लगातार, कंटिन्यू। कंटिन्यू में क्या है देखिएगा, इसके टीकाकार में कंटिन्यू क्या है, ज, फिर कंटिन्यू ज, फिर कंटिन्यू ज, यानी कि निरंतर। तो जेजट में भी जा निरंतर आ रहा है, तो अपन ने इसी से याद रख लिया, निरंतर पद व्याख्या। और इसके टीकाकार कौन है, जेजट। और निरंतर, इसमें सदी में भी निरंतरता आएगी। 9वीं सदी में तो हमारी पंजरी थी, पंजरी के बाद 9 से 10, तो 9 से 10 सदी में कौन है हमारे, निरंतर पद व्याख्या। निरंतर पद व्याख्या की टीकाकार कौन है, जेजट। और कौन सी में है, 9 से 10वीं सदी में। KLE 2013 में यही क्वेश्चन पूछा गया कि जेजट ने कौन सी टीका लिखी है, निरंतर पद व्याख्या। और उल्टा भी आ सकता है कि निरंतर पद व्याख्या के टीकाकार कौन है, तो जेजट। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दो एक साथ पढ़ेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन, चक्रपाणी।
और चक्रपाणी को मैं याद रखने के लिए ऐसे याद रखता हूं चक्कर पाणी। चक्कर पाणी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इनका चक्कर चल रहा है, याद रखने के लिए। भाई ऐसा नहीं है, हमारे सारे आचार हमारे लिए पूजनीय हैं, ऐसे शब्दों से उनका अपमान नहीं करना चाहिए, लेकिन हम उनसे माफी मांगकर ये छोटी सी ट्रिक है ताकि आपको याद रखने में बस आसानी रहे। तो चक्रपाणी, चक्रपाणी मतलब चक्कर पाणी। चक्कर पाणी किससे चक्कर चल रहा है भैया इनका? इनका चल रहा है आयुर्वेद की दीपिका से। किससे चक्कर चल रहा है? आयुर्वेद की दीपिका से। किसका? चक्करपाणी का, जिसका चक्कर ही चलता रहता है। कौन है वो? चक्रपाणी। और चक्रपाणी का किससे चक्कर चल रहा है? आयुर्वेद की दीपिका से चक्कर चल रहा है, इसलिए इसे चरक तात्पर्य भी बोलते हैं। भाई चरक तात्पर्य का मतलब है कि हमारे चक्रपाणी जो हैं सबसे महत्वपूर्ण है चरक के लिए। चरक तात्पर्य भी इस आयुर्वेद दीपिका को बोला जाता है। ठीक है, वैसे ही सुश्रुत में हमारे लिए दलहन महत्वपूर्ण रहेंगे, वैसे ही चरक में हमारे लिए कौन है? चक्करपाणी है, चक्रपाणी है। इन्होंने क्या किसके साथ चक्कर चल रहा है? आयुर्वेद दीपिका के साथ। और इन चक्करपाणी के गुरु हैं नरदत्त। कौन है गुरु भाई चक्रपाणी के? नरदत्त। अब गुरु हैं, छोटा मोटा काम तो करेंगे नहीं, बड़ा काम करेंगे, शिष्य से बड़ा काम करेंगे। बड़ा काम मतलब बड़ा, बृहद। बृहद का मतलब बहुत बड़ा तंत्र इन्होंने लिख दिया, बृहद तंत्र प्रदीप। बृहद तंत्र प्रदीप, ये केवल याद रखने के लिए है ना। तो बृहद तंत्र प्रदीप किसने लिखा? गुरु ने, बड़े गुरु ने। बड़े गुरु कौन है? चक्करपाणी के गुरु। चक्करपाणी के गुरु कौन है? नरदत्त। ये सब आपको याद रखना है। नरदत्त जो है वो चक्रपाणी के गुरु हैं। चक्रपाणी के गुरु ने ये बृहद तंत्र प्रदीप लिखी। दोनों का ही काल जो है वो 10-11वीं शताब्दी कहलाएगा। भाई सीधी सी बात है, गुरु और चेले में कितना अंतर होगा? ज्यादा से ज्यादा 60-70 साल का। भाई इससे ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए इन जनरल। तो ये अपन को याद रखना है कि नरदत्त और चक्रपाणी जो हैं वो 10वीं और 11वीं सदी के आसपास के दोनों हैं। तो बृहद तंत्र प्रदीप किसने लिखा? नरदत्त ने लिखा। और चक्रपाणी ने क्या लिखा? चक्रपाणी ने लिखा आयुर्वेद दीपिका। चलिएगा नेक्स्ट आते हैं। एक चीज और आप याद रखिएगा जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, 11वीं सदी। 11वीं सदी इसलिए महत्वपूर्ण है कि यहाँ पे बहुत सारे आचार हुए। 4 आचार आपको 11वीं सदी में मिलेंगे, दोनों गुरु चेले, चक्रपाणी और नरदत्त। और ये 2 लोग और मिलेंगे आपको, श्री कृष्ण वैद्य और नरसिंह कविराज। अपन इनको भी समझते हैं क्या है। चलिएगा नेक्स्ट अपन इंपोर्टेंट आते हैं चरक भाष्य। याद रखने के लिए भाष्य। भाष्य का मतलब होता है अपनी भाषा। भाषा कौन है? आपने सुना होगा ना, जो लोग डॉन होते हैं ना, जब किसी से लड़ाई हो जाए तो ऐसे ही बोलते हैं, तुमको जिस भाषा में समझ में आएगा ना उस भाषा में समझा देंगे। यानी भाषा। भाषा किसको आती है सबसे ज्यादा? हमारा सबसे बड़ा डॉन कौन है इस दुनिया का? वो तो डॉन है श्री कृष्ण। महाभारत आपने देखी होगी। भाई जिस भी व्यक्ति को जिस भाषा में समझ में आता था उसी को उसी भाषा में समझा देते थे, है ना। कोई भी राक्षस हो उसको छोड़ते नहीं थे, वो सबको उसी की भाषा में समझाते देते थे। ठीक है भाई। तो चरक भाष्य, भाषा का निपुण व्यक्ति, यानी भाषा जिसको सबसे, आजकल भी एक है खतरनाक वाले, है ना, उनको भी बहुत सारी भाषाएं आती हैं, इतनी भाषाएं आती, कहते फिरते हैं वो। भाई जो जिस भाषा में समझेगा हमें उसी भाषा में समझा देंगे, है ना। यूपी में है कोई योगी जी, वो सबको उन्हीं की भाषा में समझा देते हैं। सब ठीक ठीक चल रहा है भाई उस वहां पर। इसीलिए तो अपन को याद रखना है कि चरक भाष्य। तो भाषा के जानकार कौन थे? भाषा सबसे ज्यादा किसको आती थी? श्री कृष्ण को। तो चरक भाष्य किसने लिखी है? श्री कृष्ण वैद्य ने। याद रखने के लिए सिंपल सी कहानियां बना रहे हैं। तो चरक भाष्य, चरक भाष्य श्री कृष्ण वैद्य। और मैंने बोला ये भी कौन सी सदी में? 11वीं सदी में। अब देखिएगा ये थोड़ा सा टिपिकल सा नाम है, मैं इसे तोड़ता हूं फनी वे में याद रखने के लिए। चरक का तत्व, 2 हिस्से में तोड़ दो। चरक का तत्व, प्रकाश का कौस्तुभ। चरक तत्व, प्रकाश का कौस्तुभ। तो भाई इसको लिखने वाला भी ऐसा ही होना चाहिए जिसके भी 2-2 4-4 नाम आ रहे हो उसी में। चरक का तत्व, प्रकाश का कौस्तुभ। तो लिखने वाला नरका सिंह, कवि का राज। नरका सिंह, कवि का राज। चरक तत्व, प्रकाश कौस्तुभ, नरसिंह कविराज। और इनका काल भी क्या रहेगा? 11वीं सदी। तो इन चारों को अपन ने एक साथ पढ़ा जो बहुत इंपोर्टेंट है। चक्रपाणी के गुरु नरदत्त, नरदत्त ने लिखा बृहद तंत्र प्रदीप। चक्रपाणी का चक्कर चला आयुर्वेद की दीपिका से। श्री कृष्ण वैद्य, श्री कृष्ण को सारी भाष्य आती थी तो चरक भाष्य।
चरक का तत्व, प्रकाश का कौस्तुभ, तो नरसिंह, नर का सिंह, कवि का राज। चलिएगा नेक्स्ट आते हैं, 4-5 और बच रही हैं, आप ध्यान से सुनिएगा। चरक तत्व प्रदीपिका, देखो चरक तत्व प्रदीपिका, यहाँ प्रकाश कौस्तुभ नहीं आया, ये 3 चीजें आपको इंपोर्टेंट रूप से याद रखनी है। चरक तत्व प्रकाश कौस्तुभ, चरक तत्व प्रदीपिका और चरक प्रदीपिका, ये कंफ्यूज कराएंगे, इसलिए मैंने इन तीनों को अलग से मार्क कर दिया। देखो चरक का तत्व प्रकाश का कौस्तुभ सिंह, सिंपल हो गया, नर का सिंह, कवि का राज। अब चरक तत्व प्रदीपिका, ऐसा व्यक्ति जो चरक के तत्व को भी जानता है और उनका प्रदीपिका, और उसको पूरे वर्ल्ड में फैला रहा है। तो ऐसा व्यक्ति जो चरक के तत्व को भी जानता है और जान के न केवल जानता है, उसे पूरी दुनिया में फैला भी रहा है, तो ऐसा व्यक्ति कोई साधारण नहीं हो सकता, वो तो कोई भगवान का दास ही होगा। हमेशा हमें अपने कामों का क्रेडिट नहीं लेना चाहिए। हर व्यक्ति किसी भी काम का क्रेडिट लेने को दौड़ जाता है, तो भाई आपको भी हमेशा क्या करना है, ये तो भगवान की कृपा से हुआ है, हम तो भगवान की वजह से कर पाए हैं। तो भाई वही वाली बात है, कोई शिव का दास होगा, क्या करने वाला, चरक के तत्व को प्रदीपन करने वाला, फैलाने वाला, चरक के तत्व को जानता भी है और फैला भी रहा है। तो ऐसा व्यक्ति कौन है, शिव का दास है। सब कहानी याद रखने के लिए, ठीक है भाई। तो चरक का तत्व प्रदीपिका, यानी चरक के तत्व को भी जानता है और प्रदीपन भी कर रहा है, तो वो कौन है, शिवदास। और शिवदास का काल कैसे याद रखेंगे, इधर झोला बीच में भोला, और भोला से 16, ठीक है भाई। तो इधर झोला बीच में 16, सिंपल सी बात है। और 16 से भोला, भोला कौन है, शिव का दास। शिव का दास क्या कर रहा है, चरक के तत्व को भी जानता है और प्रदीपन भी कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट बहुत इंपोर्टेंट है, स्टार मार्क करिएगा, एग्जाम में बहुत बार आई है, आप लोग इसके आगे भी देख लीजिएगा। बीएचयू 6 में आया, 2007 में आया और जामनगर 2007 में आया। सिंपल सा ये है, आप लोग इसको याद रखिएगा, बहुत सिंपल है। जल्प कल्प तरु, जल्प कल्प तरु। अब जल से याद रख लो, जल कहाँ मिलेगा, शीतल जल कहाँ मिलेगा, शीतल जल मिलेगा गंगा मैया में। तो इनके रचयिता कौन हो गए, कविराज गंगाधर राय। तो जल्प कल्प तरु किसने लिखा भाई, जल्प कल्प तरु, जल्प कल्प तरु किसने लिखा भाई, कविराज गंगाधर राय ने। यानी कि शीतल जल कहाँ मिलेगा, ये तो मिलेगा आपको गंगा मैया में। और ये इनकी सदी कौन सी है, 18वीं सदी। आप लोग ऐसे भी याद रखो, मैंने अपने टाइम पे ऐसे याद रखा था, आज की 20वीं सदी चल रही है, गंगा बहुत प्रदूषित हो गई। अभी देखो 18वीं सदी में इतनी सुंदर थी, इतनी मैली नहीं थी, इतनी गंदगी उसमें नहीं थी, ऐसे याद रख लो। तो 18वीं सदी में कैसी थी, गंगा पवित्र थी, और गंगा पवित्र थी तो कैसा मिलता था, शीतल जल मिलता था। शीतल जल कहाँ मिलता था, गंगा मैया में। कब, 18वीं सदी में मिलता था। चलिएगा नेक्स्ट आते हैं, बहुत ही इंपोर्टेंट है, चरक, चरक उपस्कार, बहुत इंपोर्टेंट है। चरक उपस्कार, उपस्कार किसको मिलेगा, पुरस्कार किसको मिलेगा भाई, योगियों को मिलेगा, जो मेहनत कर सकते हैं, मेहनत करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, उन्हीं को पुरस्कार मिलता है। तो आप लोग भी जब मेहनत करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे तो आपको भी पुरस्कार मिलेगा भाई। तो चरक उपस्कार, पुरस्कार किसको मिलेगा, योगियों को, जो मेहनत करते हैं। योगी और मेहनत करने वाला कौन है, योगेंद्र नाथ सेन। यानी कि चरक पुरस्कार, चरक पुरस्कार किसको मिलेगा, योगेंद्र नाथ सेन को। अभी अभी पुरस्कार मिलने लग गए हैं ना, पहले तो ये एग्जाम भी नहीं होते थे चरक के टाइम में, तो वो तो गुरु शिष्य परंपरा चलती थी। अब हमको इतने सारे एग्जिट एग्जाम, एंट्री एग्जाम, पता नहीं कौन कौन से एग्जाम देने पड़ते हैं। तो ये कब हुआ है, लेटेस्ट 20वीं सदी में हुआ है। तो चरक उपस्कार, योगेंद्रनाथ सेन। नेक्स्ट आते हैं चरक प्रदीपिका। चरक प्रदीपिका, इसमें तत्व नहीं है, तत्व होता तो वो कौन होता, कोई भगवान का दास होता, शिवदास, है ना। ये केवल चरक की प्रदीपिका है, इसमें तत्व नहीं है। अगर इसमें तत्व नहीं है तो हमको किसी ज्योतिषी के पास जाना पड़ेगा, जो सरस्वती हो, यानी जो ज्ञानवान हो, जिसमें क्या हो, नॉलेज हो। तो चरक प्रदीपिका कौन, ज्योतिष चंद्र सरस्वती, ये भी 20वीं सदी में थे, ठीक है भाई। ये भी अपूर्ण थी, क्यों,
क्योंकि इसमें तत्व नहीं था, चरक का तत्व नहीं था, सिंपल चरक प्रदीपिका थी, इसलिए ये अपूर्ण थी, सिर्फ सिंपल याद रखने के लिए। फिर आती है सर्वांग सुंदरी। सर्वांग सुंदरी, सर्वांग सुंदरी से मैंने ऐसे याद किया भाई इसको, लालचंद है ना। कैसे याद रखेंगे, बिहार का एक बड़ा सा फेमस गाना है, गोरी तेरे लाल लाल गालवा। ठीक है भाई, तो सुंदरी कौन है, सुंदरी से गोरी, गोरी के कैसे गाल हैं, लाल लाल गालवा। ठीक है भाई, तो सर्वांग सुंदरी और उसके लाल लाल गाल हैं तो लालचंद वैद। और ये कैसी थी, अप्रकाशित। भाई प्रैक्टिकली होता नहीं है ऐसा कि सभी सर्वांग सुंदरी कोई मिल जाए, तो सर्वांग सुंदरी कोई होता नहीं है, इसलिए अप्रकाशित रह गई भाई। ठीक है, आपके मन में तो बहुत बहुत आप लोग मन में सोच लेते हैं कोई सर्वांग सुंदरी मिल जाए, लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली अप्रकाशित, प्रकाशित नहीं होगी भाई। ठीक है, तो सर्वांग सुंदरी किसने दिया, लालचंद्र वैद ने। एक बार इसको फटाफट रिवाइज कर लो। चलिएगा, सबसे पहले चरक न्याय, न्याय कौन करेगा, भट्टार हरिश्चंद्र। और हरिश्चंद्र किस सदी में हुए हैं, 6वीं सदी में हुए हैं। चरक पंजिका, पंजरी कब बटेगी, 9 बजे बटेगी। कौन बांटेगा, स्वामी कुमार। निरंतर पद व्याख्या, निरंतर जे जट 9-10। और गुरु कौन, नरदत्त। नरदत्त गुरु हैं तो क्या करेंगे, बड़ा काम करेंगे, तो बृहद तंत्र प्रदीप। और शिष्य कौन है, चक्कर पाणी, चक्कर चल रहा है किससे, आयुर्वेद की दीपिका से, 11वीं सदी में। फिर आते हैं भाष्य, चरक भाष्य, भाषा कौन जानेगा, श्री कृष्ण, सारी भाषाएं जानते हैं। चरक का तत्व प्रकाश का कोष तो नर का सिंह कभी का राज, सिंपल सी बात है। चरक प्रदीप, चरक का तत्व भी जानता है और प्रदीपन कर रहा है, कोई भगवान का दास होगा। शिवदास, इधर झोला बीच में भोला, भोला मतलब शिव, शिव कौन से में, भोला से 16। ठीक है भाई, जल्प कल्प तरु, शीतल जल कहाँ मिलेगा, गंगा मैया में, तो कविराज गंगाधर राय। और गंगा मैया 18वीं सदी तक शुद्ध थी। चरक उपस्कार यानी पुरस्कार किसको मिलेगा, योगेंद्रनाथ सेन को, अभी अभी मिलने लगा 20वीं सदी में। चरक प्रदीपिका तत्व नहीं है तो ज्योतिष के पास जाना पड़ेगा, ज्योतिष चंद्र सरस्वती। सर्वांग सुंदरी, गोरी तेरे लाल लाल गालवा, तो लालचंद वैद ने सर्वांग सुंदरी लिखी भाई। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आप सभी को शुभ रात्रि। अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट क्लासेस में। जब तक के लिए सभी को शुभ रात्रि। और आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। और ये अपने शंकरलाल बुड्डक जी की बुक है, आप लोग भी रिवीजन के लिए, चरक संहिता पढ़ने के लिए इसको ले सकते हैं। बाकी की अपन जो आगे की क्लास रहेंगी वो प्रॉपर संहिता से लेंगी। ये केवल मैं चरक संहिता का परिचय इन सर की किताब से आपको पढ़ा रहा हूं। सभी के लिए नमस्कार।